कि इंडिया के अंदर आपका जो सेमीकंडक्टर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को प्रोवाइड किया जाए, उनको कैपिटल दी जाए और साथ ही साथ में टेक्निकल कोलैबोरेशंस भी किए जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड से, ताकि इंडिया इन हाउस अपने कंट्री के अंदर ये सेमीकंडक्टर चिप्स प्रोड्यूस कर सके। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में ही ऐसी ऑब्जर्वेटरीज आज तक डिप्लॉय की गई है और चौथी हमारी कंट्री है। तो समझने वाली ये बात है कि हम मंगलयान की कामयाबी को अभी भी याद रख रहे हैं और चंद्रयान की कामयाबी भी हम भूले नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही के अंदर थोड़े रूल्स के अंदर अपनी मॉडिफिकेशन लेकर के आए हैं, स्पेसिफिकली टेस्ला को कंसर्न में लेते हुए, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि आप 40,000 तक की 40,000 मतलब नंबर में आप गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको जो हायर सेगमेंट की गाड़ियां हैं उसी को इंपोर्ट कर सकते हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट से हमने जो भी हमारे तट हैं जहाँ पे भी हम ट्रांसपोर्टेशन का काम देखते हैं उनको सड़कों से जोड़ दिया। तो पूरे भारत में ट्रांसपोर्टेशन को सुगमता से सुनिश्चित करना ये भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिस पर सरकार काम कर रही है। और ये केवल सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नहीं है, इसके पीछे भारत को एक आर्थिक सबल देश बनाना एक बहुत बड़ी उत्कंठा है। नमस्कार दोस्तों, मैं और अंकित दोनों मिलकर आपका स्वागत करते हैं डिस्कशन इन दी दत्त स्टूडियो में, जो कि एक ऐसा डेडिकेटेड शो है जिसमें हम देश और दुनिया की ऐसी चर्चाओं को आप तक लाते हैं जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के निकट होती है। यानी कि ऐसी घटनाओं, ऐसी चर्चाओं, ऐसे बिंदुओं पर मैं और अंकित आपसे चर्चा करते हैं जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देश और दुनिया के इकोनॉमी को, उसकी अर्थव्यवस्था को, उसके व्यापार को और उसके बाजारों को संचालित करती है या प्रभावित करती है। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। नमस्कार। आज चर्चा करते हैं पारादीप पोर्ट अथॉरिटी की, जो कि देश में नंबर 1 पोर्ट का ओहदा अपने आप में रखने लगा है, जो कि आज की तारीख में देश का नंबर 1 पोर्ट बन चुका है। तो अंकित, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी पे चर्चा करें। बिल्कुल शशांक जी, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी जो है वो कार्गो हैंडलिंग के अंदर नंबर 1 पोर्ट बन गया है, क्योंकि इसने पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर 145.38 MMT का कार्गो जो है वो हैंडल किया था और इसको सरपास कर दिया बाकी सारे पोर्ट्स को भी। बिल्कुल, बाकी सारे पोर्ट्स को जो सरपास कर दिया है उसमें अगर मैं चर्चा करूं तो कांडला गुजरात का जो दीनदयाल पोर्ट है वो अब तक देश का नंबर 1 पोर्ट माना जाता था और पारादीप पोर्ट ने उसे सरपास किया है। बिल्कुल। तो शशांक जी, एक्चुअली ये उड़ीसा में जो सिचुएटेड पोर्ट है, पारादीप पोर्ट जो है, वो एक्चुअली इसके लिए और भी बड़ी उपलब्धि इसलिए है क्योंकि अगर ये साइज के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो साइज के टर्म्स में ये कांडला से, मुंद्रा से काफी छोटा पोर्ट है। बिल्कुल, उड़ीसा में जहां ये स्थित है उसकी अगर हम भौगोलिक रूप से नजर डालें तो उसके पास में रांची और धनबाद जैसी जगह है जहां पे कोल माइनिंग सबसे ज्यादा होती है। तो इस वजह से इस पोर्ट पर से, पारादीप पोर्ट पर से सबसे ज्यादा कार्गो हैंडलिंग जो होती है वो कोल प्रोडक्ट्स की होती है, कोल की होती है। दूसरी जो वस्तुएं हैं उसकी जो कार्गो हैंडलिंग है वो अभी उस पे शुरू हुई है। बिल्कुल। तो शशांक जी, वही वाली बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में ये पोर्ट आता है और जैसा कि मतलब हम सब जानते हैं कि ये इंडिया के लिए बहुत ही एग्रेसिव इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स लिया गया है। सबरानंद सोनोवाल जी जो हैं वो इसके मिनिस्टर हैं और वो चीफ आर्किटेक्ट है एक्चुअली इन सारी चीज़ों को देखने के लिए। बिल्कुल सही बताया आपने मिनिस्ट्री और मिनिस्टर के बारे में। जहां तक मैं चर्चा करना चाहूँगा सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में, हो सकता है आप सभी ने बहुत अच्छे से अखबारों में पढ़ा होगा और समाचार चैनलों पर सुना होगा। तो ये सब सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर आता है और अंकित से जानेंगे इस सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से। तो शशांक जी, सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव कि वो पोर्ट्स को एक्सपोर्ट के लिए भयंकर तरीके से रेडी रखना चाहती है, रिवर्स को एज अ वाटरवेज मीडियम यूज़ करना चाहती है, कई जगह पे रिवर्स को कनेक्ट कर रही है। वाटरवेज वैसे बता दूं दोस्तों, सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। अगर आप रोड से बात कर ले, एयरलिफ्ट की बात कर ले या रेलवेज तक की बात कर ले, वाटरवेज का जो मतलब कार्गो हैंडलिंग चार्जेस आते हैं वो बहुत कम आते हैं और इसलिए गवर्नमेंट का विजन है कि इसको हमारी कंट्री को हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में इक्वली एम्पावर करें। और अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो स्टॉक्स के अंदर अगर आप जानते हैं अदानी पोर्ट्स
एक बहुत ही फेमस स्टॉक है, वो मेजरली गुजरात से ऑपरेट करता है, मुंद्रा पोर्ट और कांडला पोर्ट से। ईस्टर्न जो अपना कोस्ट लाइन है, जहाँ पे पारादीप पोर्ट भी आता है उड़ीसा के अंदर, वहाँ पे JSW इंफ्रा जो कि हाल ही में लिस्टेड कंपनी है, वो वहाँ से ऑपरेट करती है और बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है वहाँ पे। पोर्ट के ऊपर बात करते हुए स्टॉक की सार्थक चर्चा अंकित ने करी, और मैं साथ साथ सागरमाला प्रोजेक्ट के साथ साथ यहाँ पे भारतमाला प्रोजेक्ट को भी कोट करना चाहूंगा, क्योंकि जहाँ भारतमाला प्रोजेक्ट पे देश की सारी सड़कों को आपस में जोड़ के देश को राजमार्ग के ऊपर सुदृढ़ बनाया जा रहा है, वैसे ही सागरमाला प्रोजेक्ट में सारी मरीन जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, जहां भी हमने पोर्ट्स बना रखे हैं, उनको रोड से कनेक्टिविटी करके पूरे देश से जोड़ा जा रहा है। तो देखा जाए तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें पहले सड़कों को इतना विस्तार से डेवलप किया गया है जहां पे हम हमारे फाइटर जेट्स भी उतार सकते हैं। साथ साथ भारतमाला प्रोजेक्ट में बॉर्डर तक, मतलब देश की जहां जहां बॉर्डर लग रही है वहां तक हमने सड़कों का जाल बिछा दिया। अंत में सागरमाला प्रोजेक्ट से हमने जो भी हमारे तट हैं, जहां पे भी हम ट्रांसपोर्टेशन का काम देखते हैं, उनको सड़कों से जोड़ दिया। तो पूरे भारत में ट्रांसपोर्टेशन को सुगमता से सुनिश्चित करना, ये भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिस पर सरकार काम कर रही है। और ये केवल सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नहीं है, इसके पीछे भारत को एक आर्थिक सबल देश बनाना एक बहुत बड़ी उत्कंठा है। अब मौका है टेस्ला जैसे ब्रांड के ऊपर बात करने का अंकित, क्योंकि पहले इंडिया में बिजनेस करने को टेस्ला को बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, और अभी ये खबर चर्चित है कि टेस्ला इंडिया में आ रहा है। क्योंकि पहले गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो टेस्ला के सामने दिक्कतें पैदा कर रही थी। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसीज चेंज करी। इसके तहत उन्होंने टेस्ला को ये बोला कि एक हायर सेगमेंट की लिमिटेड गाड़ियां जो है वो आप इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो, जिसको हम लोअर ड्यूटीज पे, मतलब कम टैक्सेस पे लोगों को अवेलेबल करवाएंगे, ताकि वो महंगी ना हो, और बाद में आप इंडिया के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी डाल सकते हो। तो इसके ऊपर अंकित का रुख जानते हैं। अंकित। बिल्कुल शशांक जी, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्टैंड था कि एलॉन मस्क जो कि टेस्ला के फाउंडर हैं, वो यहाँ पे आकर के इंडिया के अंदर प्लांट बनाए, और प्लांट बना करके ही अपने यहाँ से सारी गाड़ी बना करके यहाँ पे बेचे, ताकि इंडियन गवर्नमेंट को भी यहाँ पे एक जॉब देने की अपॉर्चुनिटी मिले, साथ ही साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग है पूरा इंडिया के अंदर हो। बट ये सारी चीज़ें इलॉन मस्क को मंजूर नहीं थी, क्योंकि वो चाहते थे कि ये सारी चीज़ के अंदर काफ़ी प्रोसेस में टाइम लगेगा प्लांट बनाने के अंदर, और उसको मैन्युफैक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एग्जैक्टली उस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही के अंदर थोड़े रूल्स के अंदर अपनी मॉडिफिकेशन लेकर के आए हैं, स्पेसिफिकली टेस्ला को कंसर्न में लेते हुए, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि आप 40,000 तक की 40,000 मतलब नंबर में आप गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसको जो हायर सेगमेंट की गाड़ियां हैं उसी को इंपोर्ट कर सकते हैं, और आप इसको लोअर ड्यूटी पे लोगों को बेच दें। बाकी जो भी इंडियन स्पेसिफिक कार्स हैं उसको आप अपने इस ईवी प्लांट के अंदर ही बनाएं। और साथ ही इस चीज को लेकर के टेस्ला इंडिया ने अभी एक नया स्टेप लिया है, उनने अपनी एक टीम को संगठित किया है, जिसके अंदर वो निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं और देख रहे हैं कि 2 से 3 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं यहाँ पे प्लांट सेटअप करने के लिए, और यहाँ पे इंडिया के अंदर ये ईवी प्लांट सेटअप हो सके उस चीज के लिए इन लोगों ने प्रोसेस आगे अपना बढ़ा दिया है। बता दूं शशांक जी, वैसे इलेक्ट्रिकल स्पेस के अंदर आपको जो इंडिया के अंदर लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसके अंदर टाटा मोटर्स बहुत ही जाना माना नाम है, जो कि इस सेगमेंट के अंदर बहुत ज़बरदस्त लीड कर रहा है। साथ ही महिंद्रा के अंदर भी महिंद्रा भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। टेस्ला के आ जाने से अपर सेगमेंट के अंदर बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे, और साथ ही साथ में इस इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए पूरे कंट्री को एज अ होल बहुत ज़बरदस्त एफिशिएंसी की आगे देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, कंट्री की एफिशिएंसी ईवी का इकोसिस्टम डेवलप करने में वाकई में बढ़ने वाली है, क्योंकि टाटा और महिंद्रा जैसी देशी कंपनियां जहां ईवी को लेकर बहुत ज़बरदस्त बूम पे है, वहीं देश ने पॉलिसी चेंज करके टेस्ला जैसी विदेशी और बड़ी कंपनियों को भारत में आकर्षित करने की नई पॉलिसी बनाई है। तो चर्चा थी टेस्ला और ईवी पर। एक नई टर्मिनोलॉजी पर बात करेंगे जिसे हम SKAO के नाम से जानते हैं, और शायद आपके लिए ये शब्द नया हो, SKAO, और इसे विस्तार से समझाऊं तो इसे कहते हैं स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। जी हाँ, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। और ये क्या करती है? ये एक टेक्नोलॉजी है, नेक्स्ट जेन रेडियो एस्ट्रोनॉमी टेक्नोलॉजी है, जो कि बिग
डेटा फैसिलिटी द्वारा संचालित की जाती है और हमारे ब्रह्मांड को और फिजिक्स के फंडामेंटल में छुपे रहस्यों को समझने में मदद करती है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये पूरे वर्ल्ड में एक नया एडवांस डेवलपमेंट है। आइए चर्चा करते हैं अंकित से इस एडवांसमेंट पे। बिल्कुल शशांक जी, SKAO जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है 16 कंट्रीज की, उसके अंदर एक नया डेवलपमेंट होने जा रहा है। इंडिया जो कि उसका एक हिस्सेदार है, इंडिया के अंदर पुणे में एक डेटा फैसिलिटी बनाई जा रही है और साथ ही साथ में वहाँ पे बहुत बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स लगाए जा रहे हैं जो कि स्टार्स की लाइफ साइकिल को स्टडी करने के अंदर काम आएंगे, हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं उसके बारे में शोध करने के लिए काम आएंगे। साथ ही साथ में अगर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है उसके बारे में भी ये लोग जानकारी उपलब्ध कराएंगे। बता दूं कि आज से पहले, इंडिया से पहले सिर्फ 3 कंट्रीज के अंदर ही इनकी ऑब्जर्वेटरीज थी, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम आते हैं। बिल्कुल, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में ही ऐसी ऑब्जर्वेटरीज आज तक डिप्लॉय की गई है और चौथी हमारी कंट्री है। तो समझने वाली ये बात है कि हम मंगलयान की कामयाबी को अभी भी याद रख रहे हैं और चंद्रयान की कामयाबी भी हम भूले नहीं है। तो इसरो ने पूरे ब्रह्मांड जगत में और एस्ट्रोनॉमी में जो अपना परचम लहराया है, जो भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है इस क्षेत्र में, उसमें SKAO स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी एक नया सोपान है। अब देखना है कि ये सोपान विज्ञान के कितने रहस्यों को खोलने में भारत को आगे बढ़ाता है। देश और दुनिया में तकनीक के मामले में आज के समय में जो सबसे चर्चित तकनीक है वो है सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर एक ऐसी तकनीक है जो लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो या गाड़ियां हो, छोटे से बड़े हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में काम आने वाली एक ऐसी तकनीक है जिसे हम तकनीक की रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं। और अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो पूरे विश्व का 50% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग अकेला ताइवान जैसा देश करता है। उसके बाद में नंबर आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, उसके बाद में इजराइल का और उसके बहुत बाद में कहीं चाइना का भी नंबर आता है, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग में एक समृद्ध कंट्री है। अब हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का स्वप्न देख रही है और इस तरफ देश ने मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। तो आज की चर्चा करेंगे हम सेमीकंडक्टर के ऊपर। बिल्कुल शशांक जी, आपने एकदम सही कहा कि जो स्वप्न इंडिया ने देखा है सेमीकंडक्टर के अंदर अपने आप को एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए, उसके लिए 2021 के अंदर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम करके लॉन्च किया था, जिसका एम ये है कि इंडिया के अंदर आपका जो सेमीकंडक्टर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को प्रोवाइड किया जाए, उनको कैपिटल दी जाए और साथ ही साथ में टेक्निकली कोलैबोरेशंस भी किए जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड से, ताकि इंडिया इन हाउस अपने कंट्री के अंदर ये सेमीकंडक्टर चिप्स प्रोड्यूस कर सके। बता दूं कि 13 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने 3 प्लांट्स का इनॉग्रेशन भी किया था, जिसके अंदर 2 प्लांट्स थे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के, जो कि ढोलेरा गुजरात और मरीगांव असम के अंदर है, और साथ ही साथ में सानंद में CG पावर का भी एक प्लांट इनॉग्रेट किया गया है। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1.25 लाख करोड़ का इंसेंटिव तक प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि यहाँ पे इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर्स को बनाया जा सके। बिल्कुल, हम सेमीकंडक्टर की ज़रूरत को इस तरह से समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि तकनीक के मामले में सेमीकंडक्टर रीढ़ की हड्डी है। और कोविड के समय में जब पूरा दुनिया में मंदी छाई हुई थी, प्रोडक्शन बंद थे, लोग अपने घरों में थे, तब सेमीकंडक्टर का उत्पादन बहुत कम हो गया था। और तकनीक में जो नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे वो आपके लैपटॉप हों, चाहे आपके मोबाइल फोन्स हों, या चाहे आज की हाई एंड तकनीक से लैस कारें हों, इन सब के आगे प्रोडक्शन में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो आज का जो आधुनिक जीवन है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और तकनीक के ऊपर निर्धारित है, उसी पर आधारित है, उसी पर बेस्ड है, तो वो सेमीकंडक्टर के बिना अधूरा है। और भारत, जो कि एक बहुत बड़ा निर्माता नहीं है सेमीकंडक्टर का, अब अपने इस स्वप्न को साकार करने जा रहा है। जैसा कि अंकित ने बताया, 13 मार्च को मोदी जी ने 2 नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। तो ये थी चर्चा सेमीकंडक्टर के ऊपर।
तो दोस्तों आज की बहुत ही शानदार चर्चा रही जिसमें हमने कुल 4 चर्चाएं करी, मैंने और अंकित ने। पहली चर्चा थी पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी की और दूसरी चर्चा थी टेस्ला इंडिया की। तीसरी थी SKAO की, जिसे हम स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के नाम से जानते हैं, जो कि एक अपने आप में एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें देश अपने सपने साकार करने जा रहा है। और आखिरी चर्चा थी हमारी सेमीकंडक्टर यूनिट के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो दोस्तों ये सभी ऐसी चर्चाएं रही है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, देश की और ग्लोबल अर्थव्यवस्था के निकट घटने वाली ये घटनाएं हैं जो इन्हें प्रभावित करती हैं, बाजारों को प्रभावित करती है, और इनसे जुड़े हुए स्टॉक्स भी अंकित ने आपके साथ डिस्कस किए। तो दोस्तों डिस्कशन इन दी दक्ष स्टूडियो के साथ बने रहिएगा ताकि ऐसी शानदार चर्चाएं जो आपका नॉलेज बढ़ाती हैं हम आप तक लेकर आएं। अगले वीडियो में मैं और अंकित आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद।